हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स एकेडमी पे। आप सभी से जानते हैं कि हम जो एक एक करके आपके जो लेक्चर्स है वो लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक यानी वर्किंग कैपिटल जो हम आज का स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मैं बात करूं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फिक्स कैपिटल समझा था। फिक्स कैपिटल क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब कभी भी हम क्या करते हैं, ऐसा कोई भी पैसा हम जो क्या करते हैं फिक्स एसेट परचेज करने के लिए खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फिक्स कैपिटल क्या बोलते हैं दोस्तों। और इसकी एस्टिमेशन कैसे होती है, ये सारी चीजें हमने क्या देखी थी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब हमें समझना ये है कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। और वर्किंग कैपिटल मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, जो हमारे बिजनेस में जो डे टू डे एक्टिविटीज, जो डे टू डे एक्टिविटीज में जो खर्चे होते हैं उस खर्चे को पूरा करने के लिए जो पैसे हमें लगते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे रोजाना हमें क्या करना पड़ता है, उसको चाय पिलाना पड़ता है, तो उसके जो खर्चे होते हैं उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं उसके खर्चे को भरने के लिए जो हमें पैसे लगते हैं उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोले। वर्कर्स को सैलरी वेजेस देना पड़ता है, तो वो पैसे जो हम लगाएंगे सैलरी और वेजेस देने के लिए उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल मंगाना है तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो पैसे लगेगा उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। मशीन की मेंटेनेंस करवानी है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल क्या बोलेंगे दोस्तों। अब यहां पे चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो वर्किंग कैपिटल होता है उसकी भी एस्टिमेशन की जाती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं हमेशा जो होता है पहले आपकी फिक्स कैपिटल जो थी उसकी एस्टिमेशन की जाती है, फिक्स कैपिटल के बाद वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन क्या की जाती है दोस्तों। समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं कहूं तो बहुत सारी चीजें वर्किंग कैपिटल का, एक आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। वर्किंग कैपिटल कहा जाता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, अगर वर्किंग कैपिटल आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज आपको क्या करनी पड़ेगी। अब यहां पे चीज करंट एसेट होता क्या है। करंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जो हमारे बिजनेस में एक साल से ज्यादा नहीं रहता, कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक साल के रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। सेम चीज अगर मैं बात करूं करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। करंट लाइबिलिटीज मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी, एक ऐसा खर्चा, एक ऐसी जिम्मेदारी जवाबदारी जो हमारे पास क्या रहती है, कम से ज्यादा एक साल के लिए रहती, एक साल से ज्यादा के लिए रहती नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स आए, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग चीजें कही आपके वर्किंग कैपिटल को लेके, जहां पे जैसे हमारे जस्टिन बर्ज थे। कौन थे हमारे, जस्टिन बर्ज। अब उन्होंने क्या बोला, द एक्सेस ऑफ करंट assets or current liability is known as the working capital। working capital भी नहीं उन्होंने बोला, net working capital क्या बोला उन्होंने। समझ में आ गया। अब ये जो अप्रोच था इनका, the access of current asset or current liabilities, यानी जो एक्सेस है यानी जो ज्यादा बने करंट एसेट का, करंट एसेट ज्यादा और करंट लायबिलिटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, या फिर उसको हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, या फिर उन्होंने उसको क्या बोला, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी क्या बोला। तो आप ये कह सकते हो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। अभी सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पैसा है ये रुका है क्या, नहीं। फिक्स कैपिटल हमने क्या किया, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो ऐसे पड़ा हुआ है, अब वो बार बार इन्वेस्ट होगा नहीं। लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जो पैसे होते हैं वो पैसों का फ्लो क्या चलता रहता है। समझ में आ गया। अब वहीं पे दूसरे जो बंदा है जेएस मिल, उन्होंने क्या बोला, द सम ऑफ करंट एसेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। क्या बोला उन्होंने, जो सम होता है यानी जो टोटल होता है करंट एसेट्स का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ऐसा जेएस मिल ने कहा दोस्तों। क्लियर हो गया। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो अब कंपनीज में क्या कह रहे हैं, एक रियल लाइफ सेटा अगर मैं आपको बात करूं कि हम कई बार बोलते हैं कि जो गुड्स बेचा पैसा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी चीजें होती नहीं। गुड्स बेच दिए, गुड्स बेचने के बाद क्या होता है, पैसे आपको तुरंत जल्दी नहीं आते। कई बार क्या होता है, हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम जो होते हैं, हम क्या करते हैं, गुड्स को क्या उधार पे देते हैं। उधार यानी हमने किस पे दिया, हम उसको क्रेडिट पे देते हैं। वो क्या कुछ टाइम बाद क्या पैसे का लौटाता है, अब पैसे क्या उस सामान के देता है। अब मुझे बताना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने अगर 4 महीने के लिए क्या किया है, 4 महीने के लिए आप 4 साल के लिए आपका क्या किया है, गुड्स के क्या क्रेडिट पे लिया है यानी उधारी पे लिया है, तो क्या 4 साल तक मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा, क्या 4 साल तक मेरा बिजनेस वर्क नहीं करेगा, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेगी, नहीं करेगी।
क्या करेगी दोस्तों, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी दोस्तों। लेकिन अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसे क्या चाहिए, यानी मुझे क्या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी दोस्तों। तो इस वजह से वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करना क्या बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, कि हम क्या करें, वर्किंग कैपिटल क्या अरेंजमेंट करके रखें हमारे बिजनेस को क्या है एक स्मूथ वे में क्या चलाने के लिए। हम उसे रोक नहीं सकते, हमें क्या एक कंटिन्यूअस फ्लो क्या बना के रखना पड़ेगा हमारे वर्किंग कैपिटल का। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ हमें एक्स्ट्रा कैश इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि हमें इन्वेंटरीज क्या करनी पड़ेंगी, बना के रखनी, स्टॉक्स जमा करके रखने पड़ेंगे कि ऑर्डर्स आए तो हम उसको क्या सप्लाई कर पाए एज पर द डिमांड इन द मार्केट। साथ ही साथ हम सभी इससे जानते हैं कि बिजनेस एक नाम है, एक रिस्क का दूसरा नाम है। बिजनेस में कभी भी रिस्क आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें एक्स्ट्रा कैश क्या बना के रखना पड़ेगा दोस्तों। समझ में आ गया। और साथ ही साथ जो वर्किंग कैपिटल होता है वो आपका ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होता है उसको भी क्या कैप्चर करने में क्या हेल्प करता है, यानी उसको भी पे करने में हेल्प करता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे टेलीफोन बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गई आपकी, ये क्या ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली तो नहीं हेल्पफुल होते लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। एक्सपेंस क्या काउंट किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। और एक चीज ध्यान रखना कि वर्किंग कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल को आपका सर्कुलेटिंग कैपिटल भी क्या बोला जाता है दोस्तों। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे हमने वर्किंग कैपिटल समझ लिया कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, बस इतनी चीजें समझ में रखो। तीन चीजें समझो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो पैसे लगते हैं उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। अब साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल को क्या बोला जाता है, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोला जाता है। जस्टिन बर्ज ने क्या कहा है, जस्टिन बर्ज ने कहा है कि द एक्सेस ऑफ करंट एसेट, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज इज नोन एज आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है। वहीं जेएस मिल ने क्या कहा है, द सम ऑफ करंट एसेट, यानी जो टोटल होता है करंट एसेट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आपको ये सारी चीजें क्या ध्यान में रखनी है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं आपके वर्किंग कैपिटल को, कौन से फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं आपके वर्किंग कैपिटल को, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला जो चीज आता है वो आपका आता है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर क्या है, नेचर का, बिजनेस का नेचर मतलब ये नहीं ये गुस्से वाला है, ये मोटा है, ये झाड़ा है, ऐसा वाला नहीं। मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर ट्रेडिंग बिजनेस है, ये चीज पर डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मुझे जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो कम पड़ेगी। क्यों कम पड़ेगी मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। इसलिए कम पड़ेगी कि मैंने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद मैंने क्या किया, सामान बेचा, सामान मैंने क्या किया, सप्लाई किया। जब मैं सामान सप्लाई करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज्यादातर ये होता है कि जो पैसे होते हैं वो ज्यादातर क्या आ जाते हैं, जल्दी तुरंत तब क्या मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम पड़ेगी। वहीं पब्लिक यूटिलिटीज मतलब क्या, जैसे हो गया जो ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, जो रिक्शा वाले होते हैं या फिर बस वाले होते हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो सब क्या पब्लिक यूटिलिटीज में क्या आते हैं। अब यहां पे आप बस वाले से जाओगे तो बस वाले को ये नहीं बोलोगे कि भाई जो 10 रुपए है ना वो 10 रुपए ना तू 10 दिन बाद ले लेना, ऐसा करे बोलते नहीं बोलते। तो मतलब ये क्या होता है, जो पब्लिक यूटिलिटी वालों को जो उनके पैसे होते हैं वो तुरंत मिल जाए, यानी क्रेडिट का क्या झंझट ही नहीं रहता, तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या, पड़ सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी दोस्तों। अब यहीं पे मेरा बिजनेस जो है लग्जरियस आइटम्स क्या है, किसका है, लग्जरियस आइटम का, यानी जैसे फरारी ले लिया मैंने, बुगाटी ले लिया, कार ले लिया, ये सारे ये लग्जरियस आइटम होते हैं। अब मुझे एक चीज बताना, आप कार क्या रोज खरीदते हो, लग्जरियस आप फरारी रोज खरीदने जाओगे, आप डायमंड का नेकलेस रोज खरीदने जाओगे, नहीं, आप किसी तीज त्योहार पे जाओगे या फिर किसी एक ओकेजन पे जाओगे या फिर आपकी जब चीज पुरानी हो जाएगी वो तब आप लेने जाओगे। सही बात है। तो अब जब ये जो गुड्स है वो बिकेगा ही नहीं तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, जब पैसे नहीं आएंगे तो उनको क्या अपना जो ऑर्गेनाइजेशन उसे चलाने के लिए पैसे चाहिए रहेंगे कि नहीं चाहिए, तो यानी उनके डे टू डे एक्सपेंस फुलफिल करने के लिए पैसे चाहिए रहेंगे नहीं चाहिए, तो यानी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगा, ज्यादा होगा दोस्तों। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है जैसे रिटेल शॉप है या फिर आप क्या करते हो कपड़े बेचते हो, तो यहां पे उधारी चलती रहती है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहोगे अगर कंज्यूमर से आपको उधारी चलती है। जैसे राशन की दुकान पे अगर मैं बात कर लूं तो राशन की दुकान पे क्या होता है, अगर आपका एक दुकान से क्या हो रहा है, सामान क्या डेली बेसिस पे जाता है, हर एक सामान वहीं पे जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम महीने का क्या बनाते हैं, महीने का हिसाब करते हैं, यानी महीने भर उसको पैसे हम नहीं देते, महीने की एंडिंग में क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या पैसे देते हैं।
अब महीने भर वो लाइट बिल का खर्चा, ये सारी चीजें क्या वो नहीं भरेगा? भरेगा। चाय का खर्चा, उसके लेबर का खर्चा जो भी लगा होता है उसको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या ज्यादा पड़ती है। यहाँ पे मैंने एक महीने का एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे कई जगह होती है जहां पे किराने का बिल जो तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या उन्हें ज्यादा लगता है। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सेल्स। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ सेल्स में मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी खासी चल रही है, ठीक है, और उसमें सेल्स जो ज्यादा हो रहे हैं, ये जो सामान है वो बहुत ज्यादा बिक रहा है। अब जब ज्यादा बिक रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टॉक्स जो है वो ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सही बात है। जब स्टॉक्स में ज्यादा मेंटेन करूंगा तो यानी मुझे क्या पड़ रहा है? मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा बना के रखना पड़ेगा, यानी इन्वेंट्री मुझे ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। सही बात है। तो यहां पे मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी? ज्यादा पड़ेगी। इन्वेंट्री मतलब क्या? मुझे स्टॉक्स जो होंगे वो ज्यादा मांगे रखने पड़ेगा, प्लस रॉ मटेरियल से मुझे ज्यादा मंगा के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे पैसे लगेंगे। और जो रॉ मटेरियल और जो स्टॉक्स है वो क्या होते हैं? डे टू डे एक्सपेंसेस में आता है, और जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हम जो पैसा खर्चे उसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल मुझे क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। वही मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर एग्जांपल सेल्स जो है कम हो रहा है, जब सेल्स कम होगा तो मुझे स्टॉक्स कम मेंटेन करनी पड़ेगी। जब स्टॉक्स मुझे कम मेंटेन करने पड़ेंगे तो मेरे खर्चे डे टू डे के क्या कम हो जाएंगे। जब मेरे डे टू डे के खर्चे कम हो जाएंगे तो क्या आएगा? मुझे जो वर्किंग कैपिटल पड़ेगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपकी दूसरी चीज की, ठीक है, अब यहां पे तीसरी चीज जो मैं बात करने वाला हूं आपका साइज ऑफ बिजनेस की बात करने वाला हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? साइज ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिजनेस है बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस है। क्या मेरा जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल पे क्या करता है? वो वर्क करता है। जब लार्ज स्केल पे वर्क करता है तो यानी सेल्स मेरा ज्यादा होगा। जब सेल्स मेरा ज्यादा होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। वहीं ये लार्ज स्केल की बात करो, और स्मॉल स्केल बिजनेस है फॉर एग्जांपल मेरा, तो मेरा सेल्स कम होगा, कंपैरेटिवली कम होगा, लार्ज स्केल के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम होगा। तो यानी जब सेल्स कम होगा तो मुझे स्टॉक्स क्या करने पड़ेंगे? कम मेंटेन करने पड़ेंगे कंपैरेटिवली, तो मुझे वर्किंग कैपिटल भी क्या लगेगा? कम ही लगेगा दोस्तों। क्लियर हुआ। अब यहां पे आगे मैं बात करता हूं, आगे जो है आपका दोस्तों प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल होता क्या? सबसे पहली चीज वो समझ ले। जब एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फाइनल गुड बनाने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया? बनाना को एक बनाना चॉकलेट बनाने में मुझे क्या 3 दिन का टाइम लगा। कितना लगा? 3 दिन का टाइम लगा। ये जो 3 दिन का टाइम था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। ठीक है। एक रॉ मटेरियल को एक फाइनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यही आपका क्या प्रोडक्शन साइकिल होता है। अब यहां पे प्रोडक्शन साइकिल जितना बड़ा होगा तो वर्किंग कैपिटल उतना ज्यादा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक गुड्स को बनाने में मुझे क्या लग रहा है? मुझे 4 साल का समय लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होगा? ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। अगर वही मुझे एक गुड्स को बनाने में 1 घंटे का समय लग रहा है तो मुझे वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा? कम लगेगा। समझ में आ गया। तो यही चीज होती है आपकी प्रोडक्शन साइकिल में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपका आगे का पॉइंट क्या है? बिजनेस साइकिल। सही बात है। अब अगर आपका जो बिजनेस, अगर इकोनॉमी जो है बूम में चल रही है, इकोनॉमी में बूम में चल रही मतलब क्या? हर किसी के पास पैसा है। जब हर किसी के पास पैसा होगा तो वो क्या करेगा? वो गुड्स खरीदेगा। गुड्स खरीदेगा यानी क्या करेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन हूं, जब गुड्स खरीदेगा तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्केट में गुड्स सप्लाई करना पड़ेगा। अब गुड्स सप्लाई करते टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टॉक भी क्या मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉक जब मैं मेंटेन करूंगा तो मुझे क्या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी दोस्तों? यानी कि उस टाइम पे मुझे वर्किंग कैपिटल क्या ज्यादा लगेगा। रिसेशन है, मंदी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो कुछ खरीद रहे नहीं है। जब खुद कुछ खरीद रहे थे तो मुझे प्रोडक्शन नहीं करना पड़ा, मुझे सेल्स उतनी नहीं हो रही, तो मुझे स्टॉक क्या करना पड़ेगा? कम मेंटेन करना पड़ेगा। जब मुझे स्टॉक कम मेंटेन करना पड़ेगा तो मेरी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी? कम हो जाएगी दोस्तों। क्लियर हुआ। अब चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों आपका, वो है आपका टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर पहले आपको। अब टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, अब इसमें चीजें क्या है? देखो चीज समझना आप लोग पहले कि अगर
आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स खरीद रहे हो, अभी मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मुझे भी गुड्स कहीं से खरीदना है तभी मैं बेच पाऊंगा, ठीक है, रॉ मटेरियल देना पड़ेगा। और जहां से मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूं वो मुझे 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है। कितने महीने का दे रहा है? 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है। अब 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है, अब मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लेने के बाद मैं क्या करूं, उसको मैन्युफैक्चर करो। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अब मैं सामने वाले बंदे को भेज रहा हूं, सामने वाला बंदा जो है 6 महीने का क्रेडिट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? 6 महीने का क्रेडिट मांग रहा है। अब जो वो 6 महीने का क्रेडिट मांगेगा, 6 महीने का क्रेडिट मांगेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे 6 महीने के क्रेडिट के चलते तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? मुझे वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा? ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? वर्किंग कैपिटल मुझे ज्यादा लगेगा। दोस्तों समझ में आ गया? अब वहीं पे चीज क्या होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी जो पॉलिसी वो लिबरल है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको 6 महीने का क्रेडिट नहीं देके मैं उसको 1 महीने का क्रेडिट दे रहा हूं। कितने का? 1 महीने का क्रेडिट दे रहा हूं। तो मुझे क्या लगेगा, मेरे पास पैसे जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, और मुझे तो उसको 1 महीने बाद लौटाने रहेंगे, तो मुझे वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा? कम लगेगा कंपैरेटिवली। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। हमारे 7th पॉइंट क्या हमारा, जो 7th पॉइंट है दोस्तों वो आपका क्या है? क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है कि अब मैं उधारी तो दे रहा हूं लोगों को, अब लोगों को मैं उधारी तो दूंगा, लेकिन मैं उधारी उतने लेवल पे नहीं दूंगा। मैं क्या बोलूंगा, भाई ज्यादा ज्यादा 1 महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे क्या पैसे वापस चाहिए तो चाहिए, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं क्रेडिट कंट्रोल बोलता हूं दोस्तों, ठीक है। तो मुझे क्या, मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे, जल्दी पैसे वापस मिल जाएंगे, तो यानी मेरा वर्किंग कैपिटल मुझे कम लग गया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे बंदे को दे दिया और उसको मैं बोला भाई तेरे को जब पैसे देने रहेंगे तब देना, तो बंदा मुझे पैसा देगा क्या? मुझे पैसा कभी भी लौटा के देने वाला नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे उस कंडीशन में क्या लगेगा, मुझे जो वर्किंग कैपिटल लगेगी वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, कि जब तक मुझे पैसे नहीं लौटा के देगा तो तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा बिजनेस तो चलाना पड़ेगा ना दोस्तों। तो वहां पे मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी दोस्तों। क्लियर हो गया? तो ये आपकी क्या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं ग्रोथ एंड एक्सपांशन करना है, तो सही बात है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो बिजनेस है वो क्या करना है, ग्रोथ और एक्सपांड करना है। तो उस चीज में भी मुझे क्या करना रहेगा, मुझे जो वर्किंग कैपिटल लगेगा वो ज्यादा लगेगा। अब आप बोलोगे कि सर कैसे ज्यादा लगेगा, तो देखो भाई मैं बिजनेस में पैसे लेकर आऊंगा, मैं नई नई चीजें लेकर आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मशीन्स लेकर आऊंगा, तो अब जब ग्रोथ एंड एक्सपांशन होगा तो मुझे क्या वर्किंग कैपिटल तो ज्यादा लगने ही वाला है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं 9th पॉइंट पे, तो 9th पॉइंट हमारा क्या है, आपका मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी। अब हम सभी से जानते हैं कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल्स डिपार्टमेंट है और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों के बीच में झगड़ा है, मैटर है, तो क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाला नहीं बताएगा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट को भाई सेल्स अभी इतना हो रहा नहीं तो प्रोडक्शन कर मत, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला क्या उस हिसाब से प्रोडक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो प्रोडक्शन करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, जब करते जाएगा तो स्टॉक्स जमा होते जाएगा जमा होता जाएगा जमा होता जाएगा, और स्टॉक्स बिकेगा क्या? नहीं, क्योंकि सेल्स उतनी नहीं होती, तो मुझे वहां पे वर्किंग कैपिटल क्या ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अब सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दोनों में ही क्या अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन। सेल्स डिपार्टमें बोलता है भाई 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है भाई 5 यूनिट ही प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 5 यूनिट ही प्रोड्यूस करता है। तो उस कंडीशन में जो वर्किंग कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा, वो वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो कम पड़ेगी दोस्तों। समझ में आ गया? तो ये चीज होती है आपके वर्किंग कैपिटल की, जो आपको क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि वर्किंग कैपिटल को कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं दोस्तों। क्लियर है? अब यहाँ पे चलो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आगे आपके कंपोनेंट्स है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के, जहां पे आपके इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर भी आपकी जानकारी में के लिए मैं बता दो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आपके शेयर्स के टाइप होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का रियल ओनर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है वो भी ओनर होता है, लेकिन वो रियल ओनर नहीं कहा जाता उसको, ठीक है। डिबेंचर एक तरह का लोन होता है, आपका लोन का एक एक्नॉलेजमेंट होता है। समझ में आ गया? जो हम आगे क्या डिटेल में पढ़ने वाले। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान जरूर रखना, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों।